हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी और उसमें अपन ने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से हुई थी वो अपन ने पढ़ा था कि उसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसको अपन बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। तो ये जो कैथोड रे ट्यूब है, ये क्या एक्सपेरिमेंट था, ये अपन पूरा स्टडी कर चुके हैं। और इस कैथोड रे ट्यूब के द्वारा ही, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही जो डिस्कवरी हुई थी वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। यानी कि इन्होंने बोला था जो कैथोड रे है वही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, जो कैथोड रे है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब कैथोड रे ट्यूब के थ्रू ही एक और डिस्कवरी हुई जो प्रोटॉन की है। वो कैसे हुई देखते हैं अपन। तो कैथोड रे की अगर अपन बात करें तो कुछ इस तरीके से था कैथोड रे ट्यूब में। ठीक है ना, एक कैथोड था और एक एनोड था। ये मान लो लेट से कैथोड आपने लिया था और ये आपने एनोड लिया था। और एनोड जो कैसा था, वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इसमें होल्स बने हुए थे इस तरीके से। ये परफोरेटेड आपके पास एनोड था। अब ये जो परफोरेटेड एनोड था, इधर आपने की थी ZNS की कोटिंग वाली इस तरीके की स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको कुछ पार्टिकल कोलाइड करते हुए मिले थे। क्यों मिले थे, कैसे पता चला था? क्योंकि आपको पता चला कि यहाँ पे कुछ ब्राइटनेस मिली है, यहाँ पे आपको ग्लो मिला था एनोड की साइड। तो यहाँ पे जो डिस्कवरी हुई थी वो नेगेटिव पार्टिकल की हुई थी और उन्हीं नेगेटिव पार्टिकल्स को जो बोला गया था इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्होंने क्या किया कि यार अगर एनोड की तरफ परफोरेटेड लेने से इस तरीके का ग्लो मिल सकता है, तो क्या अपन इस तरीके का ग्लो कैथोड की तरफ भी देख सकते हैं क्या? कैथोड की तरफ देखा गया तो कैसे देखा गया, इधर भी ZNS की कोटिंग वाला एक इस तरीके का स्क्रीन लगा दिया गया और जो कैथोड था वो भी कैसा लिया गया, परफोरेटेड। मतलब इसमें क्या थे, होल्स बने हुए थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब कैथोड को परफोरेटेड किया आपने, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ग्लो मिला कैथोड की तरफ। अब कैथोड की तरफ ग्लो मिला, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो था। अब कैथोड की तरफ ग्लो मिलने का मतलब ये है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ ना कुछ ट्रेवल कर रहा होगा। इस तरीके से एनोड से कैथोड की तरफ कुछ ना कुछ ट्रेवल कर रहा होगा। अब इधर कुछ ट्रेवल कर रहा होगा तो इसका मतलब डेफिनेटली कि उसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसे पता चला, पॉजिटिव चार्ज ऐसे पता चला कि कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है। फिर दूसरा इन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स लगा दी इस तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट्स। अब ये जो आपने डिफ्लेक्शन देखा, तो वो डिफ्लेक्शन जो था इन रेज में वो कैसा था, टुवर्ड्स नेगेटिव। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफ्लेक्शन था वो कैसा था, नेगेटिव प्लेट की तरफ था। अब जो डिफ्लेक्शन नेगेटिव प्लेट की तरफ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो चार्ज है वो चार्ज कैसा है, चार्ज कैसा था इनका, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे आपने प्रीवियस पढ़ी थी, उनको अपन ने बोला था कैथोड रे। कैथोड रे कहाँ से निकल रही थी, उनका सोर्स ओरिजिनेट, जो उनके ओरिजिनेशन का सोर्स था, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही थी, वो क्या था, वो कैथोड था। बट जैसे ही इनका आपने क्या देखा कि इसमें भी आगे वही सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो उसका नेचर पॉजिटिव चार्ज जैसा मिला। ठीक है, फिर आपने क्या किया, गैस चेंज की। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेजर डिफरेंस है, ठीक है, वो मेजर डिफरेंस ये था कि गैस चेंज करने पर ये जो रेज थी उनका नेचर भी चेंज हो गया। उनका नेचर गैस चेंज करने पर चेंज हुआ। बट जो आपने पढ़ा था कैथोड रे, तो कैथोड रे का नेचर गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि अपने बोला था E/m। तो E/m जो था वो क्या था, वो चेंज नहीं हो रहा था गैस पे। ठीक है, बट इनके लिए जो है वो E/m की वैल्यू चेंज हो रही थी गैस चेंज करने पर। वो कैसे चेंज हो रही थी वो भी अपन देखते हैं। ठीक है, मतलब ये है भी गैस चेंज करने पर इनका नेचर चेंज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि E/वैल्यू चेंज हुई। E/वैल्यू चेंजेज ऑन चेंजिंग गैस, कि अगर आपने गैस चेंज की तो E/m की वैल्यू चेंज हो गई। इट मीन्स नेचर ऑफ रे, नेचर ऑफ दीज रेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस इन CRT। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब, कि यहाँ पे आपने गैस कौन सी ली है उस पर डिपेंड करता है इन जो भी अपने रेज है कौन सी। अब ये जो रेज है ना, यहाँ से कैसे ओरिजिनेट होती है, कैसे ओरिजिनेट हुई होगी, कैसे देखा गया इनको, कि जो गैस का मान लो आपने एटम लिया था, लेट से कोई भी एटम था, ठीक है ना, ये लेट से कोई गैस एटम है। अब इस एटम में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, लेट से उनको नहीं पता था। अब उसने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था इधर से, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ
एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया। अब कोलाइड किया तो लेट से ये हीलियम गैस थी, तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, हीलियम प्लस आयन में। तो हीलियम प्लस आयन को कन्वर्ट किया तो हीलियम प्लस आयन ट्रेवल करेगा किधर, कैथोड की तरफ, ठीक है। अब ये जो कैथोड की तरफ ट्रेवल करेगा हीलियम प्लस आयन, ये जो है यही कौन सी रे होंगी, ये वाली जो अपन रे देख रहे हैं। अब इनको ना एक्चुअल में इनको जो रे बोला जाता है वो इनको बोला जाता है कैनाल रेज। इनको क्या बोला जाता है, कैनाल रेज। कैनाल रेज बोला जाता है या फिर इनको बोलते हैं एनोड रेज। बट इनको एनोड रेज बोलना ये टेक्निकल टर्म नहीं है, ये टेक्निकल टर्म नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि अपने पढ़ा था कि जो कैथोड रे है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती थी, कैथोड से। बट ये जो कैनाल रेज है वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से, गैस मॉलिक्यूल से, यहाँ से। तो गैस मॉलिक्यूल या एटम जो थे वो कहीं बीच रास्ते में से चले थे, तो मतलब वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही है। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, कैथोड रे में और कैनाल रे में। जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि कैथोड रेज के लिए E/M की वैल्यू गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बट कैनाल रेज के लिए E/M की वैल्यू कैथोड गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। दूसरा, कैथोड रे का जो सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन था, पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन था, वो कैथोड था। बट जो कैनाल रे हैं उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन जो है वो एनोड नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ये लिख सकते हैं आप कि दे आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, दे आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। तो ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, तो इसलिए अपन इनको एनोड रे नहीं बोलते। बट कुछ बुक्स में ऐसा मिल जाता है, तो उनका कहना ये है कि इसलिए एनोड रे बोल देते हैं क्योंकि ये कैथोड का क्या है, काउंटर पार्ट है। अब ये कैथोड का काउंटर पार्ट है, इसलिए इनको अपन बोल देते हैं कैथोड रे का काउंटर पार्ट क्या होगा, एनोड, इसलिए इनको एनोड बोल देते हैं। बट ये टेक्निकल टर्म सही नहीं है। तो ये दो चीजें अपन ने पढ़ी। यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो थे उनकी डिस्कवरी हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। फिर एटम के मास के बारे में कुछ चर्चाएं की गई, तो पता चला कि इन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा पार्टिकल ऐसा होना चाहिए कि जिसका कुछ मास तो होगा बट उसके पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो उनके बारे में बोला गया ये कैसे पार्टिकल हैं, ये है न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, उनके बारे में न्यूट्रॉन्स। तो मतलब बेसिक यही है कि एटम में इतना तो पता चल गया था कि एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा, नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा, न्यूट्रल, यानी कि वो उन पे कोई भी चार्ज नहीं था। तो इतनी डिस्कवरी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज भी पता कर लिए गए, वो एक्सपेरिमेंट अपन यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मोलिकुलर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, तो उस मोलिकुलर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता कर लिया गया, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज पता किया गया वो कैसा था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसका पता किया गया, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो वैल्यू आई वो आई, नेगेटिव चार्ज था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अपन लिख देते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन का चार्ज था, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन था वो था पॉजिटिव था, और मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, वो चार्ज जो होगा ना वो कैसे होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन। तो जो नेट चार्ज होगा, टोटल चार्ज, वो कितना होगा, n × E। तो यहाँ पे n जो है ना वो n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3 4, कुछ इंटीजर वैल्यू हुई आएगी, इसको अपन लिख देते हैं I फॉर इंटीजर। तो n की वैल्यू ऐसी ही पॉसिबल है। तो यानी कि जो चार्ज की वैल्यू पॉसिबल है वो कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। या चार्ज की वैल्यू कितनी है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, या फिर कितनी, n की वैल्यू 3, तो 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड सो ऑन। तो मतलब ये n की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए। और n की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं आती तो इसका मतलब n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब वो चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे अपने लेट से एग्जांपल करते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ charge is
नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे अपने को 4 ऑप्शन दे दिए गए कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अपने को दे दिया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस, ठीक है, माइनस 18 कूलम। बी ऑप्शन अपने को दे दिया 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। सी अपने को दे दिया गया 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। डी अपने को दे दिया गया 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये 4 ऑप्शन दे दिए गए और अपने को चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो वो कैसे पॉसिबल है अपने को चेक करना होगा। तो फर्स्ट अपने को जो चार्ज दिया गया है तो वो अपन लिखेंगे Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो n की वैल्यू अगर इंटीजर आती है इट मीन्स वो चार्ज की वैल्यू पॉसिबल है, अदरवाइज वो चार्ज की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप Q की वैल्यू पुट करोगे तो Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। n आपको कैलकुलेट करना है, E कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो ये कैंसिल हुआ 1.6, तो यहाँ से आपने n की वैल्यू कैलकुलेट की तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये n की वैल्यू 10 आई, इट मीन्स ये वैल्यू पॉसिबल है, ये आंसर पॉसिबल है। बट अपने से पूछा गया है नॉट पॉसिबल कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बी चेक करते हैं, ठीक है, अगेन ऐसा ही कि 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इक्वल टू कितना n इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो ये इसको कैंसिल करोगे, 19 से पावर 19 कैंसिल, तो आपने ये सोल्व किया तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो n की वैल्यू 5, इट मीन्स ये भी वैल्यू पॉसिबल है, तो b भी पॉसिबल है। अब अपन चेक करते हैं c। तो c चेक किया तो 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो ये 10 टू पावर माइनस कैंसिल हुआ 19, तो आपने यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट की तो वैल्यू आएगी 7 डिवाइडेड बाई 1.6, जो कि इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू आएगी 4 पॉइंट समथिंग, है ना, 4 पॉइंट समथिंग। तो इट मीन्स ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये सी आंसर अपना होगा कि दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। अब अपन डी ऑप्शन चेक करते हैं। 10 टू पावर माइनस 19 इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो ये कैंसिल हुआ तो n की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ से n की वैल्यू आएगी 1/1.6। तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू इंटीजर आएगी तो वही चार्ज पॉसिबल होगा, अदरवाइज चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो समझ में आई ये बात, ठीक है। तो ये अपने बेसिक है, ये आपके आते रहेंगी, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, मतलब साइंस की बेसिक चीज़ें बोल दो आप इनको, या केमिस्ट्री की बेसिक बोल दो, फिजिक्स में भी ये चीज़ आपके आएगी, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे, ठीक है। तो चार्ज जो है वो इंटीजर मल्टीपल है किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो वही चार्ज है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट वही मैग्नीट्यूड पॉसिबल है, इंटीजर वैल्यू ही, ठीक है। ऐसे रैंडम वैल्यू पॉसिबल नहीं है कुछ भी। अब अपन बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स कि अब एटम में ये अपने को पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और एटम का कुछ मास है, ये सब चीज़ें के बारे में डिस्कवरी हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं कि इनका जो एटम के अंदर अरेंजमेंट है कि पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहले मॉडल दिया गया वो कौन सा है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा भी है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो वो पहला साइंटिस्ट है थॉमसन, जिसने कि एटम के डिटेल मॉडल दिया था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। तो थॉमसन ने क्या बोला कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, जो थॉमसन ने प्रपोज किया, ठीक है ना। मैं अगेन इसको आपको रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा किसने बोला, थॉमसन ने बोला। अब वो सही या गलत उसके बारे में अपन चर्चा नहीं कर रहे, बट थॉमसन ने क्या बोला वो अपन देख रहे हैं थॉमसन ने कैसा बोला। तो थॉमसन ने क्या बोला कि जो एटम है, ठीक है ना, वो एटम इसने बोला कि जो एटम है ना वो इस तरीके से यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्फीयर है, और इसमें जो यूनिफॉर्म स्फीयर है एटम का मास पूरे यूनिफॉर्म स्फीयर में, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इस तरीके से यूनिफॉर्म है, ठीक है, एटम का चार्ज भी इस तरीके से यूनिफॉर्म है। अब बात आती है नेगेटिव चार्ज की, तो इन्होंने क्या बोला, जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरीके से इस एटम के अंदर इम्बेडेड है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से इम्बेडेड है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज इम्बेडेड है ये सिमिलर वैसा ही है
आपको याद होगा कि वाटरमेलन, ठीक है ना, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से ये वाटरमेलन के अंदर सीड एम्बेडेड रहते हैं उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है इस एटम के अंदर, ठीक है। तो ये जो एटम था वो कुछ इस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर प्रपोज किया एटम का। तो इसको क्या क्या बोला जाता है, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। ये कोई स्वीट डिश होगी प्लम पुडिंग उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे अपन सिंपल अपनी लैंग्वेज में बोले तो लड्डू बूंदी है ना, कि लड्डू में क्या होता है, बीच बीच में इलायची के दाने ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड रहते हैं, उसी तरीके से बोला, ठीक है ना। या फिर इसको बोल देते हैं रेजिन, रेजिन पुडिंग। रेजिन मतलब दाक जो ना ड्राई फ्रूट रहता है। तो ये था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इन्होंने बोल दिया। तो अब इस मॉडल के जो ड्रॉबैक थे वो ड्रॉबैक क्या थे, देखो भी इन्होंने तो उस टाइम प्रपोज कर दिया ना, तो ड्रॉबैक तो जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आएगा तभी पता चलेगा। बट इन्होंने ड्रॉबैक जो थे वो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था वो यही था कि इन्होंने बोला जो मास ऑफ एटम है, इन्होंने बोला कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, है ना, पूरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इनका ड्रॉबैक था। और ये जो मॉडल था इसको स्टैटिक मॉडल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो ड्रॉबैक थे इनके बारे में अपन डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो ये था कि मास इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला ये जो है स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल मतलब कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई चर्चा नहीं करी। तो इन्होंने नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करी। तो इस तरीके से इसको स्टैटिक मॉडल बोलते हैं। और ये इसके ड्रॉबैक्स थे। अब इसके ड्रॉबैक्स कैसे पता चलेंगे, ठीक है ना, कैसे पता चला कि ये इसके ड्रॉबैक्स है, कैसे पता इसके बाद का कोई नेक्स्ट मॉडल आया होगा जिसने बताया होगा कि जो भैया थॉमसन बोल रहा है वो बात सही नहीं है। तो सही क्या है, मेरी बात सही होगी क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो वो अपन बात करते हैं जो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं, दैट इज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेसिस पे उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है ना। तो वो मॉडल के बारे में अपन बात करते हैं। चलिए, तो ये जो नेक्स्ट अपने पास मॉडल है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। तो जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसी के बेसिस पे दिया था। अब ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं ये अल्फा पार्टिकल क्या है ना। तो ये अल्फा पार्टिकल अपने को पता होना चाहिए। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जो है वो डाई पॉजिटिव आयन ऑफ हीलियम, यानी कि हीलियम +2 लिख सकते हैं। तो हीलियम का जो डाई पॉजिटिव आयन है उसको अपन बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। डाई पॉजिटिव आयन, इस पे चार्ज कितना है, +2 है। अब हीलियम एटम में अपने को पता है कि हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपने +2 लिखा है, इट मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हो। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की अगर अपन बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने होंगे, 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे, 2। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 0। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियाई क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दिस इज प्योरली हीलियम न्यूक्लियाई। तो इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था इसका रदरफोर्ड का, तो उसने क्या किया था एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स कौन होता है, जनरली जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ना, यूरेनियम वगैरह ये सब आपने सुने होंगे, तो ये अल्फा पार्टिकल के सोर्स होते हैं। तो इस तरीके से उसने यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा, ठीक है। जैसे आपने रेडियम रख दिया तो ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। तो ये क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से एमिट करेगा। ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल पे, है ना, इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं अपन। तो ये जो गोल्ड की फॉइल थी, ये थी गोल्ड की फॉइल। ये जो गोल्ड की फॉइल थी वो बहुत
थिन थी, ठीक है ना, बहुत थिन थी। इसकी जो थिकनेस थी, इसकी थिकनेस भी बहुत कम, यानी कि 100 नैनोमीटर के अप्रोक्स थी, ठीक है। तो यही रीजन था कि इसको बहुत पतली गोल्ड की फॉइल चाहिए थी, तो इसलिए ही मतलब बहुत पतली इसको फॉइल चाहिए थी, इसलिए इसने क्या लिया, गोल्ड लिया। क्यों? क्योंकि गोल्ड की मेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको थिन लेयर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए अब इन्होंने जो अल्फा पार्टिकल रैंडम एमिट हो रहे थे, इनको एक बीम की फॉर्म देने के लिए यहाँ पे एक इस तरीके की स्लिट बना दी, ठीक है ना। ये स्लिट टाइप का बना दिया कि यहाँ पे एक बीम की फॉर्म में जाएंगे, तो ये था स्लिट सिस्टम, ठीक है। और ये किसकी थी, लेड प्लेट। इस तरीके से लेड प्लेट क्यों लगा दी, क्योंकि इधर उधर के जो होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल चले, ठीक है ना, ये अल्फा पार्टिकल चलेंगे, यहाँ पे खूब सारे अल्फा पार्टिकल आए। अब ये खूब सारे अल्फा पार्टिकल आए, उनका पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो उनका अल्फा पार्टिकल का पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ इस तरीके से एक रोटेटिंग, ठीक है ना, एक रोटेटिंग जो है वो ZNS की कोटिंग वाली स्क्रीन लगा ली थी। ये इस तरीके से इस पे ZNS की कोटिंग है पूरी स्क्रीन पे, ठीक है। ZNS क्यों लगाते हैं अपने को पता है, पहले अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो ये ZNS की कोटिंग थी, इस तरीके की इन्होंने एक रोटेटिंग स्क्रीन लगा दी। अब वो क्यों लगा दी, क्योंकि जो भी अल्फा पार्टिकल होगा वो जैसे ही मूव करेगा, अपने को पता है, तो कैसे भी किसी उसका पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए कि वो कहाँ पे कोलाइड करेगा, ठीक है ना, गोल्ड फॉइल से पास करने पे वो कहाँ पे कोलाइड करेगा, तो इसलिए इन्होंने लगाई थी गोल्ड फॉइल की, ये ZNS की कोटिंग कर दी। अब ये गोल्ड फॉइल जो है, देखो इसमें एटम थे, अब इनके जो एटम्स थे उन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि है ना, इनका रिपल्शन होगा। तो ये जो अल्फा पार्टिकल थे इन पे पॉजिटिव चार्ज है, इन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ पे आपने इनको कुछ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिली है एनर्जी, ये यहाँ पे ट्रेवल करते जाएंगे। अब हम देखते हैं क्या होगा एक्चुअल में ना। तो इन्होंने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया वो कुछ इस तरीके का मिला इनको, ध्यान से देखना। ये मान लो एक एटम है, ठीक है ना, ये इस तरीके का एटम था। तो इन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो इस एटम से, मतलब इस गोल्ड फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए। कैसे निकल गए, बिना किसी डिफ्लेक्शन के इस तरीके से सीधे निकल गए, इस तरीके से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए। अब कुछ अल्फा पार्टिकल में क्या आया, कुछ थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आया, थोड़े बहुत एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हुए कुछ इस तरीके से। बट इन्होंने क्या बोला कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, बहुत कम का मतलब कितने, 1 आउट ऑफ 20,000। तो 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जिस एंगल पे गए उसी एंगल पे वापस आ गए, यानी कि अप्रोक्स कितने एंगल पे, 180 पे वापस आ गए। तो ये अल्फा पार्टिकल जो उनको मिले उनका पैटर्न था, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल का पैटर्न अपने को पता होना चाहिए किस तरीके का था। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल में थोड़े एंगल पे डेविएशन आया, और 1 आउट ऑफ 20,000, ठीक है ना, 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल रिटर्न एट एंगल ऑफ अप्रॉक्स 180 डिग्री। कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे निकले बिना किसी डिफ्लेक्शन के, कुछ अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन आया, और वेरी फ्यू मतलब नेग्लिजिबल 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल जो थे वो किसी मतलब 180 एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। तो इन्होंने बोला कि बाकी तो ठीक है जो डिफ्लेक्शन हुआ, तो इन्होंने बोला कि ये जो वापस आया अल्फा पार्टिकल लौटकर, ये बड़ा सरप्राइजिंग था। कैसे था कि जो अल्फा पार्टिकल के पास थी वो खूब काइनेटिक एनर्जी थी, मतलब दे हैव लॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और वो इतनी गोल्ड फॉइल, कितनी थिकनेस उसकी 100 नैनोमीटर, तो इतनी थिन गोल्ड फॉइल से वापस कैसे आ सकते हैं, ये काफ़ी इनके लिए सरप्राइजिंग इशू था, ठीक है ना। कि ये काफ़ी सरप्राइजिंग इस तरीके था कि इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल जो है वो किसी इतनी थिन गोल्ड फॉइल से कैसे वापस आ सकता है। तो ये सरप्राइजिंग फैक्टर था। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, इसके जो ऑब्जर्वेशन थे वो आपको बता दिए मैंने कि ऑब्जर्वेशन क्या थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के,
ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट हुए तो वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, वापस आ गए, कितने एंगल पे, मतलब 1 आउट ऑफ 20,000, तो वो था एक अल्फा पार्टिकल इतने ज़्यादा पार्टिकल में से, तो ये था वो वापस क्यों आया, उसके क्या उन्होंने कंसीडर किया, उसको कैसे इसके बेसिस पे फिर उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, वो अपन देखते हैं। फिर इन्होंने इसी के बेसिस पे जो मॉडल दिया वो कुछ इस तरीके का दे दिया एटम का, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया वो कुछ इस तरीके से दिया। इन्होंने बोला कि जो एटम है वो कैसा है, सिंपल स्फेरिकल एटम है, और इन्होंने बोला कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एटम के कहाँ, सेंटर पे न्यूट्रलाइज है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरीके से अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था, इसको, ये पॉजिटिव चार्ज था, तो इन्होंने क्या बोला इस तरीके से कि ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इन्होंने बोला एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस में क्या होगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो एटम का होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम वो इस न्यूक्लियस में होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, ऑलमोस्ट मास ऑफ एटम, ठीक है। ऑलमोस्ट मास ऑफ एटम जो है वो भी कहाँ पे होगा, इस न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि एटम का ऑलमोस्ट मास जो है वो कहाँ पे है, इस न्यूक्लियस में यहाँ पे होगा, और वो पूरा का पूरा चार्ज है पॉजिटिव वो कहाँ पे होगा, इस न्यूक्लियस में होगा। तो यानी कि इन्होंने सीधा सीधा इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस में, और इनको कंबाइंड फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो इन्होंने बोला न्यूक्लियस एटम के सेंटर पे होगा, जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स, और पूरा का पूरा मास यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और वो इस न्यूक्लियॉन कहते हैं, और न्यूक्लियस में होगा। फिर पूछा गया नेगेटिव चार्ज, तो इन्होंने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होगा, अराउंड द न्यूक्लियस इस तरीके से रिवॉल्व करेगा। अब बात ये आती है कि इन्होंने ये कैसे कहा अपने एक्सपेरिमेंट से। इन्होंने देखा था कि एक अल्फा पार्टिकल इतने में से वापस आ गया, तो इन्होंने बोला कि इतने में से एक अल्फा पार्टिकल वापस लौट कर आया, तो इन्होंने बोला कि इतना वापस आने का मतलब ये है कि एटम का जो मास है वो ऑलमोस्ट कहाँ पे है, एक जगह सेंट्रलाइज है, तभी वो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, वापस आया, ठीक है। और एक अल्फा पार्टिकल इतने में से वापस आया, तो मतलब क्या है, बहुत छोटी जगह पे वो मास होगा उसका, और उसका चार्ज भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल वापस आया लौटकर, तो वो पॉजिटिव का रिपल्शन हुआ होगा, ठीक है ना। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल था वो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या हुआ होगा, रिपेल हुआ होगा, ठीक है ना। इस तरीके का ये जो पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे हीलियम +2 यानी कि अल्फा पार्टिकल था, तो ये गया और इससे क्या हुआ, रिपेल हुआ, ठीक। तो ये रिपल्शन जो हुआ था होगा, इसी की वजह से इन्होंने बोला, और ये लौटकर वापस आया, तो इसलिए अपने को पता चलता है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा जो मास है एटम का वो एक जगह सेंट्रलाइज है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और वो इन्होंने बोला इस तरीके से। अब इलेक्ट्रॉन का इनके पास कोई था नहीं बेसिक इनके पास एक्सपेरिमेंट से, तो इसलिए उन्होंने ये गैस कर दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, वो इस तरीके से अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। फिर इनसे पूछा गया कि ये कितना है, इन्होंने इसकी कैलकुलेशन भी कर दी कि ये जो इसका रेडियस है वो कितना होगा, बताओ भाई। इन्होंने बोला छोटा पार्ट है जो न्यूक्लियस है, बहुत छोटा पार्ट है, वो कितना होगा, ठीक है। तो इन्होंने कैलकुलेशन की, वो अपन कैलकुलेशन अपने काम की नहीं है, तो इन्होंने जो अप्रोक्स वैल्यू दी इन्होंने, ठीक है ना। इसके जो पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन्होंने बोला पॉइंट नंबर 1 कि जो डायमीटर ऑफ एटम है और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। एटम और न्यूक्लियस जो इन दोनों का डायमीटर है, तो इन्होंने बोला ये तो 10⁻⁻8 ऑर्डर का है, और ये जो है 10⁻13 ऑर्डर का है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ टाइम्स है ना। यानी कि डायमीटर ऑफ एटम देखोगे आप, तो वो 10⁵ टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, किसका है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस का कितना टाइम्स, 10⁵। तो 10⁵ का मतलब क्या हुआ, 1 लाख, है ना। कितना हुआ, 1 लाख। तो इन्होंने बोला कि जो डायमीटर ऑफ एटम है वो न्यूक्लियस के एटम का कितना टाइम्स है, 10⁵ टाइम्स है, ठीक है। अब दूसरी बात इन्होंने जो कैलकुलेशन की वो ये की कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है r, है ना, r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁴ 1/3। अब यहाँ पे a क्या चीज है, a है मास नंबर,
ये क्या चीज़ है? मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर। और फिर जो रेडियस है इसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं कितनी? ये r0 कांस्टेंट है और ये आ गया a⁴ और ये जो r0 है ये कांस्टेंट है, ये कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था और इसकी जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो आती है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको कोई भी न्यूक्लियस दे दे, आप उसकी रेडियस मास नंबर लिखकर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो r की वैल्यू अपने लिख दी इस तरीके से। तो r की वैल्यू आपने लिख दी कितनी? r0 a⁴ अब आपसे पूछ ले कोई कि एल्यूमिनियम न्यूक्लियस है, ठीक है, इस तरीके से फाइंड द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। ठीक है ना, ध्यान रखना ये एल्यूमिनियम न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड कर रहे हैं अपन, एटम की नहीं कर रहे। ये फॉर्मूला किसके लिए है? न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा वो r0 की वैल्यू कितनी? 1.33 इंटू 10⁻⁻13। एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना भैया? 27 टू पावर कितना? 1/3। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी? 1.33 इंटू कितना? 27 टू पावर 1/3 कितना होगा? 3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। यानी कि आप r रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस कितना लिख सकते हो? ये अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो 4 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर इन्होंने जो दूसरी कैलकुलेशन की, दैट इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो डेंसिटी अपने को पता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो कितना किसी भी न्यूक्लियस का, जो भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का था, यानी कि इसको अपन कितना लिख सकते हैं? मास नंबर। ठीक है ना, इसको अपन कितना लिख सकते हैं? मास नंबर a। तो मास तो आपने लिख दिया कितना? a। और वॉल्यूम कितना? 4/3 इंटू πr3। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिखोगे a अपॉन 4/3 πr3। r अभी अपन ने लिखा ये वाला कितना? r0 a⁴ 1/3। तो ठीक है, r0 टू पावर कितना हो जाएगा? 3 और ये कितना हो गया? a। तो a से क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि डेंसिटी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 3/4 πr0⁵। ये डेंसिटी आ गई। अब आप देखो इसमें 3 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r0 भी कांस्टेंट है। तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी क्या होगी? किसी भी न्यूक्लियस की कांस्टेंट होगी, मतलब वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास, कि किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी जो उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। अगर अपने को डेंसिटी ऑफ बोला जाए कि डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस, ठीक है, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ कोई और दूसरा आप ले लो, आयरन न्यूक्लियस, ठीक है, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ कॉपर न्यूक्लियस। तो इन सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है ना, तो डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है या एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इनके ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे? इन्होंने ये कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे ही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया तो जो इससे पहले अपने पढ़ा था प्रीवियस थॉमसन एटॉमिक मॉडल, वो गलत प्रूव हो गया। थॉमसन ने क्या बोला था कि नेगेटिव चार्ज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो थॉमसन तो गलत हो गया, बट इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो इनके जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक थे वो क्या थे? ठीक है ना, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक थे वो अपन देख लेते हैं, एक बार उन पे नजर लगाते हैं। ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो भैया क्या होता है कि जैसे अपने को पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस का। अब इससे पहले एक मैक्सवेल की थ्योरी थी, उन्होंने क्या बोला कि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज, इसको ध्यान से सुनना, कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेटेड होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी में होगा लॉस। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड इस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है
तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करने से क्या होगा, इसकी एनर्जी में होगा लॉस, और इसकी एनर्जी में लेस लॉस होगा तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अट्रैक्ट करता करता जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्टीमेटली कहाँ चला जाना चाहिए, न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए। कहाँ चला जाना चाहिए इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बोला था। तो इस तरीके से अब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा क्यों नहीं है, तो ये जो रदरफोर्ड थे ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में चला जाएगा तो एटम का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, नहीं होगा। तो कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, तो उसका कोई आंसर इनके पास नहीं था, तो इस तरीके से ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा था कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम्स। ठीक है, ये कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, इनके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो है वो स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। बट ये जो इन्होंने अपने एक्चुअल देखेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम आता है वो कैसा आता है, वो आता है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना, तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को अपन लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम आता है, तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि भैया ये स्पेक्ट्रम आपके अकॉर्डिंग तो कंटिन्यूअस आना चाहिए, बट एक्चुअल में ये कैसा आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है। स्पेक्ट्रम के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे डिटेल में कि कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, बट आपके अकॉर्डिंग कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आ रहा है बट आना कैसा चाहिए, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना, तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। तो इन पॉइंट्स को आप और अच्छे से रीड करिएगा आपके मॉड्यूल में से, एनसीईआरटी में से। फिर अपन करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।